नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लक्षणा शब्दशक्ति हम पढ़ रहे हैं और लक्षणा का एक भेद हमने पढ़ा था, रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा जिसको बोलते हैं। मुहावरों आदि के प्रयोग में रूढ़ी लक्षणा होती है और सामान्यतः उसकी परिभाषा पूछी जाती है। लक्षणा के दो भेद हैं मुख्यतः, गौणी और शुद्धा। प्रयोजनवती के दो भेद हैं। आगे जो हमारी लगभग 1 या 2 क्लास में बात होगी वो प्रयोजनवती को लेकर होगी। प्रयोजनवती का एक डायग्राम छोटा सा मैंने आपको बनवाया था, वो आपने याद कर लिया होगा, उसी के अनुसार अपने आगे चलेंगे। लक्षणा के हमने जो मुख्य कारण माने थे उसमें 2-3 बातें हमने कही थी। पहला था मुख्यार्थ में बाधा। पहला कारण क्या था? मुख्यार्थ में बाधा। और मुख्यार्थ में बाधा होने पर क्या लिया जाएगा? अन्य अर्थ लिया जाएगा। और अन्य अर्थ लेने का आधार अगर रूढ़ी हो, अन्य अर्थ लेने का आधार अगर रूढ़ी हो तो रूढ़ा लक्षणा, और अन्य अर्थ लेने का आधार को विशेष प्रयोजन, विशेष कारण हो तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यहां तक हमारी परिभाषा वो स्पष्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे विशेषतः गौणी प्रयोजनवती लक्षणा पे बात करेंगे इस पूरी क्लास में। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। अगर मैं एक मोटी मोटी बात करूं तो प्रयोजनवती के मुख्य दो भेद, एक है गौणी और एक है शुद्धा। ये दो भेद हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर हम गाय को गाय कहेंगे तो कोई लक्षणा है ही नहीं, फिर तो अभिधा। लेकिन अगर किसी हम कहेंगे भाई राधा तो गाय है, या हमने किसी लड़की को, राधा नाम की लड़की को क्या कहा है? गाय कहा है, तो एक पक्ष हो गया राधा और एक पक्ष हो गया गाय। अब ये दो पक्ष आपको पहचानने चाहिए। ऐसे दोनों पक्ष उपमा अलंकार में भी आते हैं, अगर आपको याद हो। अब मैं सीधा बोलूं, राधा तो गाय के जैसी है राधा गाय के जैसी है, तो ये उपमा अलंकार है। तो इसमें भी दो पक्ष है, एक वो जिसकी तुलना की जा रही है, एक वो जिससे तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है उसको बोलते हैं अपने उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको अपने बोलते हैं उपमान। अलंकार आप पहले पढ़ चुके हैं। शब्द शक्ति के लिए अलंकार का ज्ञान होना थोड़ा सा आवश्यक है, बहुत अधिक जरूरी नहीं है। आपने इतना समझ लिया कि भाई एक वो है जिसकी तुलना की जाती है, एक वो जिससे तुलना की जाती है। अगर हम कहें किसी को कभी मतलब फलाना आदमी तो गधा है, तो जो आदमी है उसकी तुलना गधे से की जा रही है, उसको गधा कहने के पीछे कोई विशेष कारण है, विशेष प्रयोजन है। तो फिर ये दो पक्ष हो गए, ठीक है। तो ये जो राधा को गाय कहा गया है उसके पीछे कोई ना कोई एक संबंध है। राधा और गाय के बीच में संबंध है। क्या राधा गाय के जैसे दिखती है? नहीं। क्या राधा गाय की तरह घास खाती है? नहीं। क्या राधा गाय की तरह 4 पैर 2 सींग ये रखती है? नहीं। तो क्या हो सकता है कारण? ऐसा कौन सा संबंध है जिसके कारण राधा को गाय कह दिया गया? तो हम कहेंगे कि साहब राधा का जो स्वभाव है वो गाय जैसा है, ठीक है। तो इसलिए दो पक्षों के बीच में अगर कहीं तुलना की जाती है, दोनों का संबंध जोड़ा जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर जो संबंध जोड़ा जाता है दो चीजों के बीच में, एक पक्ष की दूसरे पक्ष से तुलना या समानता की जाती है, तो उसके पीछे अगर सादृश्य संबंध हो तो होगी गौणी लक्षणा, और सादृश्य से भिन्न संबंध हो तो होगी शुद्धा लक्षण। एक बार में एक ही बात को समझे, ये भी ध्यान देने की बात है लक्षणा में। अगर अभी आपने कोई कविता दिमाग में ले आए तो अभी स्पष्ट नहीं होगी बात। एक बार में एक ही बात समझे। जब हमने लक्षणों को समझा तब हमने समझा कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर अन्य अर्थ लिया जाता है लक्षणा। फिर हमने कहा साहब लक्षणा के दो भेद है, रूढ़ी और प्रयोजनवती। तब हमने कहा मुख्यार्थ में बाधा होने पर अन्य अर्थ लिया जाएगा, और अन्य अर्थ लेने का आधार रूढ़ी हो तो रूढ़ा लक्षणा, और विशेष प्रयोजन हो तो प्रयोजनवती लक्षणा।
अब उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए। अब हमारा ध्यान केवल प्रयोजनवती लक्षणा पे है, तो हम कहेंगे साहब मुख्यार्थ में बाधा होने पर अन्य अर्थ लिया जाता है और अन्य अर्थ लेने का जो आधार है वो विशेष प्रयोजन होता है, तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। लेकिन जो दो लोगों के बीच में तालमेल जो बिठाया जा रहा है, दो लोगों के बीच में जो तुलना हो रही है, दो पक्षों के बीच में जो संबंध स्थापित किया जा रहा है, उसमें संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई तो दिखने में ही वैसा हो सकता है, कोई आदमी गधे जैसा दिखता हो सकता है कोई आदमी के कर्म गधे जैसे हो सकता है किसी व्यक्ति में अन्य प्रकार के संबंध हो। तो संबंध होते हैं कम से कम 7-8 प्रकार के। सादृश्य संबंध होता है, अंगांगी संबंध होता है, तात्पर्य संबंध होता है और कार्य कारण संबंध होता है, ठीक है, आधार आधेय संबंध होता है। ऐसे कई प्रकार की चीजें होती है। तो हमें इतना ध्यान रखना है, अभी इतना ध्यान रखना है कि जहां सादृश्य संबंध हो वहां गौणी लक्षणा होगी और सादृश्य से भिन्न संबंध होने पर शुद्धा लक्षणा होगी। दो चीजें आपके परिभाषा में भी काम आएगी। अब मैं अगर गौणी लक्षणा की, अब शुद्धा को तो बाद में समझेगी, अब पहले गौणी पे फोकस करते हैं क्योंकि शुद्धा की अलग क्लास लेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझे कि गौणी की सही सही ठीक ठीक परिभाषा क्या है, तो फिर ऊपर से चलेंगे कि पहला काम है मुख्यार्थ में बाधा, दूसरा काम है अन्य अर्थ लिया जाएगा, तीसरी बात है अन्य अर्थ लेने का आधार विशेष प्रयोजन होगा, और चौथी बात है संबंध जो होगा वो सादृश्य संबंध होगा। आप चाहे अपने नोट्स में 4 बातें नोट कर लें। अगर परिभाषा का सवाल आता है गौणी के संबंध में तो यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आगे हमारी जितनी प्रैक्टिस रहेगी वो गौणी को समझने की और उदाहरणों में गौणी को ढूंढने की रहेगी, ठीक है। अब हमें एक शब्द को समझना कि सादृश्य किसको कहते हैं। सादृश्य, सा का मतलब समान, दृश्य का मतलब दिखाई देना, यानी समान दिखाई देना, ठीक है। लेकिन अब समान दिखाई देना तो असल में रूप की चीज हो गई कि उसका रूप उसके जैसा, ठीक है। किसी का जैसे राधा का रूप गाय के जैसा हो, राधा दिखने में गाय जैसी हो, तो फिर रूप की बात होगी। सादृश्य में 3 चीजें आती है, रूप, गुण और धर्म। हम सादृश्य संबंध किसको मानेंगे, यहां हमें यह समझना है। यहां आते आते विद्यार्थी शब्द शक्ति में पजल होने लगते हैं, यहां आते आते विद्यार्थी डोर को ढीली छोड़ने लगते हैं। लेकिन बहुत सिंपल समझना है। पहली बात यह है कि दो पक्षों के बीच में सादृश्य संबंध होगा तो वहां गौणी लक्षणा होगी। सादृश्य का मतलब क्या है, सादृश्य की 3 शर्तें हैं। किसी का रूप वैसा हो जिससे उसकी तुलना की जा रही है, किसी में गुण वैसे हो जिससे उसकी तुलना की जा रही है, या किसी का स्वभाव, धर्म का मतलब है स्वभाव, या किसी का स्वभाव ऐसा हो जिससे उसकी तुलना की जा रही है। जैसे अभी अभी हमने तुलना की कि राधा गाय है। अब इसमें देखो, इसमें गौणी लक्षण है। कैसे? हम फिर से वहीं से चलेंगे, स्टार्ट, प्रत्येक उदाहरण में वहां से चलेंगे। राधा गाय है, क्या राधा गाय है? राधा पशु नहीं, तो मुख्यार्थ में क्या हुई? बाधा, तो फिर लक्षणा हो गई। क्या राधा को गाय कहना कोई रूढ़ी है? नहीं। राधा को गाय कहने की परंपरा? क्या देश में सभी राधाओं को गाय कहा जाता है? नहीं। इसका मतलब इस राधा को गाय कहने के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है, तो फिर रूढ़ी लक्षणा नहीं होगी, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। और राधा को गाय कहने के पीछे विशेष जो संबंध है वो ये संबंध है कि राधा का जो स्वभाव है, धर्म के वृक्ष में आप लिख सकते हैं स्वभाव, राधा का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो गाय जैसी। इसका मतलब राधा को गाय कहने के पीछे संबंध कौन सा है? सादृश्य संबंध है। सादृश्य संबंध जहां पे होगा वहां पे गौणी लक्षणा होगी। समझ गए? सादृश्य से भिन्न संबंध कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि यही अगर मैं रायता फैला दूंगा तो यहां मिक्स हो जाएगा काम। मोहन गधा है, कोई मोहन नाम का विद्यार्थी अपने से नहीं जोड़ी, मैं तो सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। तो मोहन को गधा कहा गया तो क्या मोहन गधा है? नहीं। क्या मोहन को गधा कहने की परंपरा है, रूढ़ी है? नहीं है। तो फिर कौन सी शब्द शक्ति होगी? प्रयोजनवती लक्षणा। और मोहन का स्वभाव गधे जैसा है, या मोहन के गुण गधे जैसे हैं, मोहन की विशेषताएं गधे जैसी है, इसलिए मोहन को गधा कहने के पीछे जो संबंध है वो सादृश्य संबंध है, इसलिए शुद्धा नहीं होगी, गौणी होगी। एक बात यहां स्पष्ट हो गई। दूसरी बात आगे समझिए। हमने लक्षणा का जब भेद किया था तो हमने 2 भेद किए थे, हर एक भेद के 2 भेद किए थे, सारोपा और
साध्यवसाना। असल में दो पक्ष हमने समझे कि एक होता है उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, और एक होता है उपमान जिससे तुलना की जा रही है। अगर ये दोनों आते, किसी पंक्ति में ये दोनों दिखाई दे, तो वहां पे सारोपा हो, यानी जहां उपमेय और उपमान दोनों हो वहां सारोपा हो, आरोप सहित, ठीक है। और जहां केवल उपमान का कथन हो, केवल उपमान का कथन, वहां साध्यावसाना होगी। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया, राधा गाय, राधा गाय है, तो राधा गाय पशु नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ में बाधा हुई, तो लक्षणा हो गई। राधा को गाय कहने की रूढ़ी नहीं है, तो राधा गाय है, इसमें प्रयोजनवती होगी, क्योंकि राधा को गाय कहने के पीछे विशेष प्रयोजन है। राधा को गाय कहने के पीछे जो संबंध है वो सादृश्य संबंध है, इसलिए गौणी है, शुद्धा नहीं है। और यहां राधा भी उपस्थित है और गाय भी उपस्थित है, इसलिए सारोपा लक्षणा है। अब ये उदाहरण जो है वो सारोपा, गौणी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का है। इस बात को आप पीछे करके फिर से सुन सकते हैं। राधा गाय है, ये उदाहरण लक्षणा शब्द शक्ति का है, लक्षणा में प्रयोजनवती का है, प्रयोजनवती में शुद्धा का है, और सारोपा और साध्यावसाना में यह सारोपा का उदाहरण, ठीक है। साध्यावसाना का उदाहरण भी हो सकता है, जैसे कई बार कबीर में आपको एक मिलता है, रूप का अतिशोक्ति नाम का एक अलंकार मिलता है। एक उदाहरण नीचे लिखता हूं मैं, कनक लता पर चंद्रमा, लिखना मत, अभी लिखवा दूंगा बाद में। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण। इसको ठीक से समझो, अच्छी पंक्ति है, इससे बहुत सी बातें समझ में आएगी। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण। अब इसमें एक नायिका का सौंदर्य वर्णन किया गया, पहले इसका अनुवाद समझ लो, बाद में बाकी चीजें ढूंढने की। लक्ष्य शब्द शक्ति पहचानने के लिए पहली शर्त है अनुवाद का ध्यान में आना। कनक लता नायिका की देह को कहा गया है। नायिका की देह ऐसी है जैसे कोई सोने की बेल हो, ठीक है। उसके ऊपर चंद्रमा, उस कनक लता सोने की बेल के ऊपर चंद्रमा रखा हुआ है, यानी नायिका के मुख को चंद्रमा कहा गया है, ठीक है। उस मुख पर उसके दो भौएं हैं, आईब्रो, ठीक है। उसको दो धनुष कहा गया, दो नहीं, सीधा धनुष कहा गया, धनुष जैसी है, ठीक है। कनकलता नायिका की देह है, चंद्रमा नायिका का मुख है, धनुष नायिका की भौहें हैं, और नायिका की जो दो आंखें हैं उसको दो बाण, दो तीर कहा गया है। ये सारे प्रसिद्ध है। नायिका के देह को सोने की लता कहा जाता है, नायिका के मुख को चंद्रमा कहा जाता है, नायिका की भौहों को धनुष कहा जाता है ना, और नायिका की आंखों को बाण, तीर कहा जाता है। अनुवाद समझ में आ गया? नायिका का सौंदर्य वर्णन है ये। अब आप ये देखो कि क्या नायिका की देह सोने की लता है? इतना पहले इतना देखो, एक इसी शब्द को देखो आप, क्या नायिका की देह सोने की लता सोने से बनी हुई? क्या नहीं, वो तो हाड़मास से बनी हुई है, इसलिए मुख्यार्थ में क्या हुई? बाधा हुई। तो क्या देश की समस्त नायिकाओं की देह को सोने की लता कहा जा सकता है? क्या ये रूढ़ी है? नहीं है। तो नायिका की देह को सोने की लता कहने के पीछे विशेष प्रयोजन है, इसलिए कौन सी लक्षणा है? प्रयोजनवती लक्षणा है। अब आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं कहता हूं वो डायग्राम आपको याद होना चाहिए, वो डायग्राम आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, तभी आप आगे क्लास देखें, नहीं तो यहीं पे छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे याद भी नहीं होगी आपको, समझ में नहीं आएगी। नायिका की देह है, कनकलता नहीं है, इसलिए मुख्य अर्थ में बाधा है। नायिका के देह को कनकलता कहने की परंपरा नहीं है, रूढ़ी नहीं है, इसलिए ये प्रयोजनवती लक्षणा है। और नायिका की देह को सोने की लता कहा गया है क्योंकि उसका रूप, उसका जो लावण्य है ना, सुंदरता उसकी है जो उसके समान दिखती है। यहाँ पे सादृश्य संबंध है, इसलिए गौणी है। लेकिन नायिका की देह यानी उपमेय, नायिका की देह ये क्या है? उपमेय। और कनकलता ये क्या है? उपमान।
नायिका के देह यहां गायब है और केवल यहां उपमान का कथन है, इसलिए साध्यावसाना होगी। ऐसा लक्षणा का भेद, लक्षणा का वो भेद या प्रयोजनवती का वो भेद जिसमें केवल उपमान का कथन हो, वहां साध्यावसाना होती है। अब ये जो शब्द है असल में इसमें प्रयोजनवती, गौणी, लक्षणा है और यह साध्यावसाना का भेद है, क्योंकि केवल इसमें उपमान का कथन। फिर आगे देखो, चंद्रमा, मुख है क्या यहां पे? मुख नहीं लिखा है। उपमेय कौन है? मुख। और उपमान कौन है? किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। किससे? चंद्रमा से। जिसकी तुलना की जा रही है यानी उपमेय वो गायब है, और केवल जिससे तुलना की जा रही है यानी उपमान वही उपस्थित है, और जहां केवल उपमान उपस्थित होगा वहां कौन सी होगी? साध्यावसान। इसलिए ये प्रयोजनवती, गौणी, साध्यावसाना लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। धरे धनुष, वही बात, भौहें नहीं है, केवल धनुष है। दो बाण, वही बात, आंखें नहीं है, केवल बाण है। तो ये पूरा का पूरा जो उदाहरण है वो साध्यावसाना का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, और मुझे लगता है ये परीक्षा में कभी पूछा भी जा सकता है। आगे लिखा है, मैंने आपको ये इसलिए लिखाया, सारोपा और साध्यावसाना अभी आपको समझा दी, लिखवा दूंगा, इसकी परिभाषा भी मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए क्योंकि ये बार बार आएगी चीज। जब हम गौणी के उदाहरण करेंगे, मान लो गौणी के हमने 10 उदाहरण लिखे, तो 10 के 10 या तो सारोपा होगा या कोई साध्यावसाना होगा, क्योंकि गौणी के जितने भेद होंगे, गौणी के जितने उदाहरण होंगे, उनमें से कोई भेद सारोपा का होगा या फिर साध्यावसाना का होगा, दोनों में से एक का जरूर होगा। क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें लिखा था कि गौणी के 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यावसाना। तो ये सारोपा और साध्यावसाना कॉमन हो गया बिल्कुल, ये आपको उपादान में मिलेगा और ये लक्षण लक्षणा में भी मिलेगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो गौणी लक्षणा को लेकर है। और गौणी लक्षणा क्या है? प्रयोजनवती का एक भेद है। कहां होगी गौणी लक्षणा? पहली शर्त, मुख्यार्थ में बाधा। दूसरी शर्त, दूसरा अर्थ लिया जाएगा, अन्य अर्थ लिया जाएगा। तीसरी शर्त, अन्य अर्थ लेने का आधार विशेष प्रयोजन होगा। चौथी शर्त, जो अन्य अर्थ लिया जाएगा या जो 2 पक्षों के बीच में तुलना हो रही है उसमें सादृश्य संबंध होगा, वहां गौणी लक्षणा होगी। उपमेय उपमान दोनों का कथन होगा तो सारोपा गौणी होगी, और केवल उपमान का कथन होगा तो साध्यावसाना गौणी होगी। इतनी बात अगर आप समझे तो आगे बढ़े, नहीं तो रिपीट करके फिर से सुनो। प्रयोजनवती लक्षणा, जहां मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर अन्य अर्थ किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद होते हैं, गौणी और शुद्धा। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा ये स्लाइड, आगे देखिए। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। अच्छा, यूं इतना बड़ा नाम कभी परीक्षा में नहीं आए, गौणी लक्षण आए तो भी हम ये मानेंगे कि प्रयोजनवती का भेद ही है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, यह चीज बार बार आ रही है, मुख्य अर्थ में बाधा, मुख्य अर्थ में मुख्य अर्थ में बाधा, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध। गौणी की परिभाषा में यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सादृश्य संबंध परिभाषा में कहीं आ जाए, प्रश्न में आ जाए और पूछा जाए ये कौन सी होती है, तो नीचे गौणी लिखा हो तो फटाक से कर देना है। ठीक है, शुद्धा के लिए या तो यूं आएगा कि सादृश्य से भिन्न संबंध, या संबंधों के नाम दे दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से संबंध होते हैं। सादृश्य संबंध का मतलब हो गया रंग, रूप, गुण, धर्म आदि। ये तो आप याद नहीं रखें तो भी काम चलेगा, लेकिन ये तो सादृश्य समझाने के लिए लिखा गया कि सादृश्य का मतलब क्या होता है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां गौणी लक्षणा होती है। ठीक है, पहला उदाहरण देखो, शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। अब मैं सारोपा के साध्यावसाना के अलग अलग उदाहरण नहीं लिखाऊंगा, गौणी के जितने उदाहरण लिखाऊंगा उसके ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये सारोपा, ये साध्यावसाना, वो भी अपने समझ लेंगे कैसे। शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। एक खास बात है, जहां रूपक अलंकार होता है वहां पे गौणी लक्षण आपको मिलेगी। सॉरी, तो जितने हमने रूपक के उदाहरण लिखे उन सब में क्या है? गौणी लक्षण है। शेर शिवा, शेर शिवा, किसके बारे में बात हो रही?
शिवाजी के बारे में बात हो रही। तो शिवाजी क्या है? उपमान। और शिवाजी को क्या कहा गया है? शेर कहा गया। तो शेर क्या है? उपमान है। शिवा क्या है? उपमेय है। सॉरी, शिवाजी क्या है? उपमेय। और शेर क्या है? उपमान है। शिवाजी की तुलना किससे की गई? शेर से की गई। ठीक है। क्या शिवाजी शेर है? क्या शिवाजी जानवर है? नहीं है। तो मुख्य अर्थ में बाधा हुई। शब्द शक्ति के प्रत्येक उदाहरण में वहां से चलना चाहिए, अभिधा से हमें हटाते हुए चलना है कि पहली शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा। तो हम पहले मालूम करेंगे इसमें अभिधा है क्या? अभिधा नहीं है, क्योंकि शिवाजी शेर नहीं है, शिवाजी जानवर नहीं है। तो मुख्य अर्थ में बाधा हो गई। अब हम शिवाजी का दूसरा अर्थ लेंगे शेर के संबंध में कि शिवाजी साहसी है, आदि है, डर मतलब निर्भीक है, निडर है, बलशाली है। ये अर्थ लेंगे, ये दूसरा अर्थ लिया। और क्या शिवाजी को शेर कहने की परंपरा से प्रसिद्ध है? क्या शिवाजी को शेर ही कहा जाता है, दूसरा कुछ कहा ही नहीं जाता? ऐसी कोई रूढ़ी नहीं है, इसलिए प्रयोजनवती। शिवाजी को शेर कहने के पीछे जो संबंध है वो उसके गुण के संबंध है। उसका स्वभाव शेर जैसा है, उसमें गुण शेर जैसे, इसलिए शिवाजी को शेर कहने के पीछे जो संबंध है वो सादृश्य है, इसलिए ये गौणी है। और शेर भी उपस्थित है और शिवाजी भी उपस्थित है, उपमेय भी है और उपमान भी है, इसलिए सारूपा का उदाहरण है। उसी प्रकार से अफजल नामक मुगल को हाथी कहा गया। शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। अफजल रूपी मुगल बादशाह को या मुगल शासक को हाथी कहा गया है। तो क्या अफजल कोई जानवर है? नहीं। वही बात सारी की सारी यहां लागू होगी, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अफजल उपमेय है और हाथी यानी गज उपमान है, दोनों उपस्थित है। और अफजल को हाथी उसके रूप, गुण, धर्म आदि के कारण कहा गया। इसमें सादृश्य संबंध है, इसलिए गौणी, प्रयोजनवती, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यहां आपके पास ये सुविधा है कि आप इसको रिपीट करके फिर से सुन सकते हैं। नीचे देखो, देख देख शिवा के प्रताप को उल्लूक बैरी तुरंत लोकाने है। कि शिवाजी के पराक्रम को देखकर उल्लू नामक जो बैरी है, उल्लू रूपी जो बैरी है, शत्रु है, ठीक है, वो तुरंत छिप जाते हैं। तो यहां है लक्षणा। वैरी का मतलब शत्रु। शत्रुओं का क्या कहा गया? शत्रुओं को क्या कहा गया? उल्लू कहा गया। तो ये एक पक्ष हो गया शत्रु, और दूसरा पक्ष हो गया उल्लू। क्या शत्रु उल्लू है? क्या वो पक्षी है? नहीं। तो मुख्यार्थ में बाधा। क्या शत्रुओं को उल्लू कहने की परंपरा रूढ़ी है? नहीं। तो फिर रूढ़ी नहीं है, प्रयोजनवती। शत्रुओं को उल्लू कहने के पीछे संबंध कैसा है? उनके स्वभाव ऐसे, जैसे उल्लू छिप जाता है वैसे वो डरपोक है, छिप जाते हैं। उनके स्वभाव उल्लू की तरह है, इसलिए यहां शत्रुओं को उल्लू कहने के पीछे जो संबंध है वो सादृश्य संबंध है, इसलिए गौणी है। और उपमेय भी यहां पे उपस्थित है और उपमान भी यहां पे उपस्थित है, इसलिए सारूपा है। ठीक है, आगे देखिए। रूपक अलंकार के जितने उदाहरण है वो सब आप देख सकते हैं। रूपक अलंकार के उदाहरण जो हमने लिखे वो सारे के सारे गौणी लक्षण में आएंगे। सारूपा साध्यवसाना आप देख सकते हैं अगर ढूंढना हो तो। अगला उदाहरण देखो, नारी कुमुदनी अवदसर रघुवर विरह दिनेश। नारी कुमुदनी अवदसर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भये प्रमुदित भई निरखी राम राकेश। ये तब की बात है जब राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए। तो हिंदी साहित्य में कुछ बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो कुमुदनी नामक वनस्पति है वो दिन में मुरझा जाती है। सूर्य जब उनके सामने होता है तो वो मुरझा जाती है, और जैसे ही रात में चंद्रमा आता है आकाश में तो चंद्रमा को देखकर वह खिल जाती है। तो यहां तुलसीदास ने, ये रामचरितमानस का उदाहरण है, तुलसीदास ने कल्पना की है कि नारी है वो क्या है? कुमुदनी घास के समान है। नारी कैसी है? नारियां कैसी है? कुमुदनी घास है, कुमुदनी वनस्पति। नारी कुमुदनी, एक बात यहां समाप्त हो गई। स्त्री को क्या कहा? कुमुदनी कहा है। दो पक्ष तो हो गए। स्त्री को कुमुदनी कहा, स्त्री की तुलना कुमुदनी से की। ठीक है। अब दशर, अयोध्या क्या है? तालाब है। रघुवर विरह, राम का विरह। दिनेश, दिनेश कहते हैं सूर्य को। तीन रूपक यहां हो गए। ये सांग रूपक का उदाहरण हमने पढ़ा है इसको पहले।
नारी कुमुदनी अवदसर रघुवर विरह दिनेश अस्त भय प्रमुदित भई निरखी राम राकेश। राम क्या है? राकेश यानी चंद्रमा है। राम का विरह क्या है? सूर्य। और राम क्या है? चंद्रमा। तो जब वापस लौटे राम तो अयोध्या रूपी तालाब में नारी रूपी कुमुदनी जो राम के विरह रूपी सूर्य से त्रस्त थी वो निरखी देखकर राम रूपी राकेश राम रूपी चंद्रमा को देखकर प्रमुदित भई प्रसन्न हो गई, खिल गई। खैर अनुवाद अब हमें नहीं आता तो कोई मतलब नहीं, अब हमने टुकड़े छांट लिए। पहला टुकड़ा देखिए, नारी कुमुदनी, स्त्री को क्या कहा गया है? कुमुदनी कहा गया। क्या स्त्री वनस्पति है? घास है क्या वो? नहीं है, तो मुख्यार्थ में बाधा। और क्या स्त्रियों को कुमुदनी नामक घास कहने वनस्पति कहने की रूढ़ी है क्या? नहीं है, तो फिर प्रयोजनवती। स्त्री को कुमुदनी क्यों कहा गया? उसके स्वभाव के कारण, उसके प्रवृत्ति के कारण कहा गया कि वो जैसे कुमुदनी है वो दिन में झुलस जाती है, मुरझा जाती है और रात को प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही स्त्रियां राम के विरह में झुलस गई थी और अब राम को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। एक विशेष प्रयोजन के कारण, उसकी मूल प्रवृत्ति, उसकी मुख्य स्वभाव के कारण नारी को कुमुदनी कहा गया है। इसलिए नारी को कुमुदनी कहने के पीछे जो संबंध है वो सादृश्य संबंध है, इसलिए गौणी है, शुद्धा नहीं है। और यहाँ पे स्त्री भी मौजूद है और कुमुदनी भी मौजूद है, इसलिए सारूपा। ये पूरा उदाहरण सारूपा का है। अब वही ठीक है ना, अयोध्या को तालाब कहा गया है, राम के विरह को सूर्य कहा गया है और राम को चंद्रमा कहा गया है। ये सारा का सारा लॉजिक आप यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको तरीका बता दिया कि आपको आना कैसे, कड़ी से कड़ी पकड़कर। कोई भी आप दो पक्ष को देखें, दो पक्ष के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। जब तुलना हो रही है, राम को राकेश कहा गया तो आपको सोचना चाहिए राम राकेश, राम चंद्रमा है क्या? मतलब चंद्रमा तो वहां आकाश में गोल गोल ऐसा है क्या राम दिखने में? नहीं है, तो मुख्यार्थ में बाधा हो गई। राम चंद्रमा कैसे हो सकते? नहीं है, तो मुख्यार्थ में बाधा होगी। फिर हम देखेंगे अच्छा राम को चंद्रमा कहने की रूढ़ी है? नहीं है। ऐसे छांटते हुए आना है अपने को। मैं जो ये 3-4 उदाहरण आपको मैंने ऐसे छांटते हुए बताए, इसका मतलब यही है कि आप शब्द शक्ति के उदाहरण को निकालते समय ऐसे हटाना सीखें कि मुख्यार्थ में बाधा हो गई, मतलब अभिधा नहीं है। परंपरा से राम को चंद्रमा नहीं कहा जाता, मतलब रूढ़ी नहीं है। और जब रूढ़ी नहीं है तो प्रयोजनवती है। फिर प्रयोजनवती में आगे चलिए कि जो राम को चंद्रमा कहा गया है वो उसके रूप चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका गुण चंद्रमा के समान शीतल है, उसका स्वभाव चंद्रमा के समान शांत है, और सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए उसको यहाँ सादृश्य संबंध है, और सादृश्य संबंध होने से गौणी है। और राम और राकेश दोनों उपमेय उपमान उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे सारूपा है। अगला उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। देखो यहां भी आपको बात समझनी चाहिए, उदयगिरी किसको कहते हैं? गिरी किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। और उदयाचल या उदयगिरी, उदयाचल या उदयगिरी उसको कहते हैं जिस पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय होता हो, इसलिए उसको उदयाचल बोलते हैं। आपने एक नाम और भी सुना होगा, अस्ताचल, जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो, ठीक है। अचल का मतलब पर्वत है, ठीक है। उदयाचल अस्ताचल ये हम सुनते रहते हैं। तो उदयगिरी का मतलब वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य का उदय होता है। अच्छा, सूर्य का जब उदय होता है तो आपको मालूम है कि कमल खिलते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा है विकसे सरोज। विकसे मतलब खिल उठे, सरोज यानी कमल। अच्छा, कमल खिलते हैं तो भंवरे प्रसन्न होते हैं, हर्षे भृंग, भंवरे प्रसन्न हुए। लेकिन यहां तो कमल की, भंवरों की, सूर्य की, इनकी बात ही नहीं। यहां बात तो राम की हो रही। यह भी तुलसीदास का रामचरितमानस का प्रसिद्ध सांगरूपक का उदाहरण है, ठीक है। जैसे ही सीता का स्वयंवर हो रहा है, तब की बात है। सीता का स्वयंवर हो रहा है तो राम जैसे मंच पे आए, स्टेज पे आए वरमाला के प्रोग्राम में, ठीक है, तब तुलसीदास कहते हैं कि जैसे ही उदयगिरी रूपी, उदयाचल रूपी मंच पर, मंच को क्या कह दिया, स्टेज को क्या कह दिया, उदयाचल पर्वत कह दिया। और कौन आए? रघुवर बाल पतंग। बाल का मतलब है जो छोटा है, और पतंग का मतलब सूर्य, और रघुवर ने राम, राम उस सूर्य के समान उपस्थित हुए जैसे उगता हुआ सूर्य। बाल पतंग कहने का मतलब है
अभी अभी जो, पतंग का मतलब सूर्य, बाल पतंग का मतलब है कि अभी अभी वो सूर्य जो अभी अभी उदय हुआ। पर्वत के पास कौन सा सूर्य दिखाई देगा? बाल पतंग ही दिखाई देगा। ठीक है, तो पहली लाइन देखो फिर से कि राम रूपी बाल, राम बाल सूर्य के समान, या छोटे सूर्य रूपी या बाल सूर्य रूपी राम मंत्र रूपी उदयगिरी पर्वत पर आए। ठीक है, यानी राम स्टेज पे चढ़े और किसके समान लग रहे हैं? छोटे अभी अभी ताजा उगे सूर्य के समान लग रहे हैं। और वहां पर सब जो संत लोग बैठे हुए, सभा सज्जनों की बैठी हुई पूरी की पूरी, वो सारे बड़े प्रसन्न हुए। तो नीचे लिखा है कि वहां बैठे हुए कमल रूपी संत खिल गए, विकसित हो गए। तो संतों की तुलना किससे कर दी? कमल से कर दी। सूर्य के आने से कौन प्रसन्न होता है? कमल प्रसन्न होते हैं। तो राम के आने से कौन प्रसन्न हुए? संत प्रसन्न हुए। विक से संत सरोज सब, तो वहां सभी कमल रूपी संत है वो प्रसन्न हो गए। और उन संतों की आंखें क्या है? भंवरे। ठीक है, वो जो कमल रूपी संत प्रसन्न हुए, उनकी भंवरे रूपी आंखें जो है वो हर्षित हुई, बड़ी खुश हुई। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब राम मंच पे आए तो राम को कह दिया बाल पतंग, मंच को कह दिया उदयाचल पर्वत, संतों को कह दिया कमल, और संतों की आंखों को कह दिया भंवरे। चार रूपक है यहां पे। फिर हमें वही बात करनी है कि क्या मंच उदयाचल पर्वत है? क्या नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर लक्षणा है। क्या मंच को उदयाचल पर्वत कहने की रूढ़ी है? नहीं है, तो फिर प्रयोजनवती है। मंच को जो वहां पे वो मंच को उदयगिरी पर्वत कहा गया है, उदयाचल पर्वत कहा गया है, तो इसका मतलब सादृश्य संबंध है, तो फिर गौणी है। और मंच और उदयगिरी दोनों नाम सामने उपस्थित है, इसका मतलब सारूपा। आगे फिर वही बात, राम को सूर्य कहा, क्या राम सूर्य है? नहीं है। ये सब बात रिपीट बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक चेन बता दी, ऐसे आपको पहचानना। ठीक है, अगला उदाहरण फिर से देखें। बहुत से विद्यार्थियों की समस्या आती है, मैं बार बार ये कहता हूं कि शब्द शक्ति को लेकर विद्यार्थी, एक तो उनमें हवा रहता है। मैंने आपको बताया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उदाहरण, ये तो गौण है बिल्कुल। अगर आपको परिभाषा याद है तो आपका 50% क्या मतलब बहुत सारा काम हो गया। हो सकता है आपके सभी प्रश्न सी हो जाए। प्रश्न आपका गलत ही वही होता है जो परिभाषा का आता है शब्द शक्ति में। और शब्द शक्ति और अलंकार में प्रश्न बहुत सामान्य आते हैं। मैं ये भी देखता हूं, मेरे पास एक विद्यार्थी का लगातार फोन आ रहा है कि काव्य शास्त्र में मुझे बड़ी परेशानी है, तो कोई किताब बता दीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि काव्य शास्त्र अगर क्लास में समझ में नहीं आता तो किताब में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपको ऐसी परेशानी आए तो बार बार देखें, बार बार रिपीट करें और अपना चिंतन विकसित करें उसको लेकर। ठीक है, पग पग पर जगमगाती परत चरण अरुण परत चरण अरुण दूती झूली, ठोर ठोर लखियत उठे दोपहरिया के फूली। बिहारी का दुआ है। इसमें अपने को कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना क्या, बिहारी दुआ लिखते हैं तो पूरा का पूरा एक प्रसंग उसमें आता है। बिहारी कहता है एक नायिका दोपहर में कहीं जा रही है और नायिका ने चप्पल नहीं पहन रखी है ना। तो जैसे ही वो पांव रखती है जमीन पे और फिर दूसरा पांव उठाती है, एक पांव रखेगी तो दूसरा उठाएगी, जैसे जमीन पे पांव रखती है फिर उठाती है तो उसका पांव इतना लाल है कि जैसे उठाती है तो जैसे फूल खिल गया हो, क्योंकि इसकी जो मतलब पैर की जो तली है वो एकदम लाल है, लालिमा युक्त है। तो आप कल्पना करो कि नायिका यूं चल रही है, पैर उठा रही है ना। तो एक पैर उठाती है तो एक फूल खिल जाता है, दूसरा उठाती है दूसरा खिल जाता है, फिर पैर उठाती है फूल खिल जाता है, फिर पैर उठाती है फूल खिल जाता है। ऐसे वो चल रही है और फूल खिल रहे हैं। कैसे फूल? दोपहरिया की फूली। कैसे फूल खिल रहे हैं? दोपहरिया के फूली, दोपहर के फूल खिल रहे हैं। दोपहर के फूल किसको कहा? दोपहर के फूल किसको कहा? नायिका के चरणों की जो लालिमा है। पग पग पर जगमगाती परत, कदम कदम पर जगमगाती हुई पड़ती है। चरण अरुण दुति, पैरों की लालिमा युक्त आभा। चरण का मतलब पैर, अरुण का मतलब लालिमा, और दुति का मतलब आभा, और झूली का मतलब झिलमिलाती है। कदम कदम पर जब वो चलती है तो उसके पैरों की लालिमा युक्त जो आभा है वो झिलमिलाती है। और ठोर ठोर लखियत उठे, और जगह जगह दिखाई देते हैं। लखियत का मतलब दिखाई देना,
जगह जगह दिखाई देते हैं। दोपहर या के फूली, दोपहर के फूल दिखाई देते हैं। भरी दोपहर में नायिका जा रही है सड़क पे, है ना, पका उबाणी जान ला रही है, उसके पैर जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिले हों। बिहारी की एक रोचक कल्पना है, दूर की कल्पना है, लेकिन हमारा काम यहाँ इतना है कि क्या नायिका के चरण फूल है? नहीं है। उसकी तुलना की गई, इस पर आरोप किया गया, नायिका के चरण पर फूलों का आरोप है। नायिका के चरण फूल है नहीं, वो किसी बेल या किसी पत्ते की या किसी पेड़ की डाल पे नहीं लगे, वो नायिका के चरण है। इसलिए अभिधा नहीं होगी, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। क्या नायिका के चरणों को फूल कहने की रूढ़ी है तो प्रयोजनवती होगी? नहीं है रूढ़ी। और नायिका के चरणों को फूल कहा गया है, उसके पीछे संबंध कौन सा है? उसके पीछे संबंध है सादृश्य संबंध। दिखने में फूल जैसे दिखते हैं वो, यहाँ रूप का या स्वभाव की बात नहीं। हमने कहा ना रूप गुण धर्म ये तीनों चीजें काम आएगी आपके। अब यहाँ वो दिखने में फूल जैसे दिखते हैं, पैरों के गुण बिल्कुल भी नहीं है फूल के जैसे, न उसमें सुगंध आती है ना, ऐसे कोई न उसके स्वभाव है, उससे वो सेंट भी नहीं बनता उसके चरणों से, लेकिन दिखने में कैसे हैं? तो रूप के कारण यहाँ पे सादृश्य संबंध, ये सत्ता सादृश्य संबंध, ठीक है। हालांकि मैं सत्य झूठे में आपको नहीं ले जाऊंगा वहां। फिर इसमें एक बात तो यह कि शब्द शक्ति में जितने हम भेद ज्यादा बिखरा देते हैं और बहुत ज्यादा उदाहरण और बहुत ज्यादा ज्ञान बांटे तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसको सहज भाव से लेना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, नायिका के चरणों को क्या कहा गया? फूल। तो क्या नायिका के चरण फूल है? नायिका के चरण, चरण शब्द का शब्दकोश में क्या अर्थ है? फूल है क्या? नहीं है। तो अभिधा नहीं है, रूढ़ी भी नहीं है, सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी है, और चरण भी है और फूल भी है, तो सारोपा है, ठीक है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये कामायनी का जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रूपक। ये तब की बात है जब प्रलय आती है और प्रलय के बाद में मतलब चारों ओर पानी ही पानी है और बीच में धरती बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, यानी बहुत कम धरती दिखाई देती है। चारों ओर पानी ज्यादा दिखाई देता है, धरती बहुत कम दिखाई देती है। तब ये बात आती है कि सिंधु सेज, ऐसा लगता है कि ये समुद्र पूरा का पूरा जैसे कोई सेज हो, ठीक है। धरा वधु, और जो धरती है वो जैसे दुल्हन हो। अब तनिक संकुचित बैठी सी, देखो जैसे बहुत बड़ी सेज होती है, बहुत बड़ा बेड होता है ना, शादी में जो बेड देते हैं वो तो बहुत ही बड़ा होता है, डबल बेड होता है। इतने बड़े बेड पर, इतने बड़े सेज पर जो दुल्हन जाती है वो फैल के नहीं सोती जाते ही, है ना, वो संकुचित होकर बैठती है। अभी उसका पहला दिन है ससुराल में तो वो थोड़ी संकुचित होकर बैठती है। तो बहुत अथाह पानी के बीच में छोटी सी धरती का जो टुकड़ा दिखाई देता है उसकी तुलना नई नवेली दुल्हन से की गई है। इसलिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो, इसलिए सूक्ष्म है, इसी को कहते हैं सूक्ष्म सौंदर्य छायावादियों का। इससे सूक्ष्म और क्या होगा? बहुत बड़े पानी के बीच में धरती के छोटे से टुकड़े को देखकर किसी को दुल्हन याद आ जाए, इससे बड़ा कोई छायावादी क्या होगा? तो सिंधु सेज पर धरा वधु, धरती रूपी वधु दुल्हन अब तनिक संकुचित बैठी सी। हमारे काम की बात क्या है? ये दो उदाहरण है, सिंधु सेज और धरा वधु। तो क्या समुद्र का पानी सेज है क्या? नहीं है। फिर वही बात, क्या समुद्र के पानी को सेज कहने की रूढ़ी है क्या? नहीं है। लगता है फैला हुआ पानी सेज के जैसा, और उसके ऊपर धरती बिल्कुल संकुचित लगती है किसी वधु के जैसी, इसलिए सादृश्य संबंध है। उपमेय उपमान दोनों के होने के कारण यहां सारोपा है, ठीक है। नीचे देखो, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा ना गई, एक गीत है ये, ठीक है। अंबरपन घट में डुबो रही बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद का गीत है, शायद लहर में से है, ठीक। आपको याद भी होगा क्योंकि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको देखा, रूपक में भी देखा। रूपक का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, ये सारे रूपक के बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसको मैंने समझाया, आपको फिर से समझा देता हूं। ये तब की बात है जब सुबह सुबह आकाश में उषा काल का समय है और तारे डूब रहे हैं। यह मानवीकरण भी है। घटना तो केवल इतनी है कि तारे डूब रहे हैं और उषा काल का समय है और सुबह हो रहा है। इनका भी कल्पना करता है कि उषा जो है वो एक चतुर स्त्री है, नागरी है, और वह आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है।
भाई तारे डूब रहे। जैसे कोई स्त्री पनघट में पानी में घड़े को डुबो देती, वैसे ही उषा रूपी चतुर स्त्री ने आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो दिया है। 3 रूपक है, ये भी सांगरूपक का उदाहरण। फिर वही बात आती है, क्या उषा नागरी है क्या? नहीं है। ठीक है, यहां उसकी स्वभाव आदि कारण उसको कहा गया, इसलिए यहां पे गौणी है। वही घड़े की बात आती है, वही अंबर पनघट की बात आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई इसमें अच्छा दोनों उपस्थित है, इसलिए सारूपा है। सांग रूपक के जितने उदाहरण है उसमें गौणी लक्षण पाई जाती है सामान्यतः। कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण, ये मैंने आपको समझा दिया। ये बड़ी बाधा पैदा हो रही है। कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण, देख लो, मैं लिखूंगा नहीं कुछ, है ना, बिना लिखे देखो आप लोग। कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण, ये मैंने समझा दिया आपको कि कनकलता नायिका की देह को कहा गया है, चंद्रमा नायिका के मुख को कहा गया है, धनुष नायिका की बाहों को, और द्वे बाण दो बाण नायिका की आंखों को कहा गया है। ये साध्यावसान है, क्योंकि यहाँ उपमान है, केवल उपमेय नहीं। यह रूप का अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति का एक भेद होता है। असल में रूपक और अतिशोक्ति मिला के कहा जाता है। रूपक की जब अतिशोक्ति हो जाए, अतिशोक्ति का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। जब किसी पर इतना आरोप कर दे कि उपमेय समाप्ति हो जाता है, उपमेय साइड में हो जाता है, उपमेय गौण ही हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो रूपक की अतिशोक्ति है, इसलिए वो रूप का अतिशोक्ति अलंकार होता है। हालांकि रूप की अतिशोक्ति रूपक का भेद नहीं है, अतिशोक्ति का अलंकार का भेद है। ठीक है, अतिशोक्ति रूप का अतिशोक्ति की परिभाषा भी यही है कि जहां केवल उपमान का कथन हो, उपमेय को हटाई दिया जाए, तो वहां रूप का अतिशोक्ति अलंकार होता है, और जहां रूप का अतिशोक्ति अलंकार होता है वहां साध्यावसाना होती है। ठीक है, आंख उठाकर देखा तो कंकाल मात्र सामने पड़ा था। ये कोई विरहिणी है, जहां तक मैं समझ शायद हो उर्मिला के बारे में हो, पता नहीं किसके बारे में, विरहिणी के बारे में कथन है। तो विरहिणी स्त्री कंकाल मात्र तो वो होता है जो लैब में होता है, तो सामने उसके जो नायिका वो लैब में कंकाल होता है, वैसी है क्या? नहीं है। कंकाल मात्र है क्या? नहीं भाई, उसके चमड़ी है, शरीर पर बाल है ना, सब उसका शरीर तो पूरा दिखाई देता है। लेकिन कभी कहता है कंकाल मात्र, तो अभिधा नहीं है, फिर लक्षणा है। और क्या नायिका की कृशकाय देह को, कमजोर देह को कंकाल मात्र कहने की रूढ़ी है? नहीं है, तो ये प्रयोजनवती। नायिका को कंकाल कहने के पीछे जो संबंध है वो सादृश्य संबंध है, वो दिखती है कंकाल की जैसी, खाली हड्डियां दिखाई देती है, उसके शरीर पे कुछ भी और दिखाई नहीं देता, इसलिए सादृश्य संबंध है। लेकिन नायिका का नाम नहीं है कहीं भी, इसलिए साध्यावसाना है, सारूपा नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रूपक अलंकार और धर्म लुप्तोपमा में गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ये सामान्यतः, ये जो नीचे बात लिखी है इसकी आप पूछ नहीं पकड़े बात की, है ना, ये सामान्य बात होती है कि ऐसे जैसे हम कहते हैं श्लेष में व्यंजना होती है, तो जरूरी नहीं है, कई बार बिना श्लेष के भी व्यंजना होती है। ये बात अनुमान लगाने के लिए, और नहीं ये बातें परीक्षा में आती है, ऐसी बातें परीक्षा में नहीं पूछी जाती। परीक्षा में 99% उसकी परिभाषा आती है, 1% कभी कभी उदाहरण आते हैं। तो हमने आज गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के कुछ उदाहरण और उस परिभाषा को समझा। रूपक अलंकार के जितने उदाहरण आपके रजिस्टर में है उनको चाहे तो आप यहाँ रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो क्यों रिपीट करना, आप समझ गए आप कि जहाँ रूपक होगा या जहाँ दो के बीच में तुलना होगी, तुलना करने के पीछे जो संबंध होगा वो सादृश्य संबंध होगा, रूप गुण धर्म की बात होगी तो गौणी होगी। ठीक है, ये बात हम समझ गए। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।